नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज 8वां चैप्टर लेके हाजिर है एक बार फिर से। ये चैप्टर है दोस्तों आपके वायुमंडल संगठन एवं संरचना। इससे पहले दोस्तों 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर लैब्स एंड जियोग्राफी नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उनमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, इनके प्रतिशतता के आधार पर निम्न को सुमेलित करो। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब दोस्तों इसकी मात्रा के अनुसार दोस्तों इस सूची में हमें दे रखा है गैसें और इस सूची में दे रखा है दोस्तों प्रतिशत। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक 78.8% है, जो कि दोस्तों सुमेलित है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 20.94% है, ये भी दोस्तों सुमेलित है। ऑर्गन की बात करें तो आपके 0.93% है, ये भी सुमेलित दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी मात्रा है दोस्तों वायुमंडल में 0.03%। अब दोस्तों अगर आपको क्रम पूछे कि अधिक मात्रा से कम मात्रा के अनुसार इसका क्रम क्या होगा, तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की, इसके पश्चात है दोस्तों ऑक्सीजन की, इसके पश्चात है आर्गन की और इसके पश्चात है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये दोस्तों आपके 4 गैसें हैं जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब ये दोस्तों सभी सुमेलित है, ठीक है ना। हमें सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न पूछा, ये सभी आपके सुमेलित है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये आपके सुमेलित हैं। और अगर अन्य गैसों की बात करें तो दोस्तों अन्य गैसों में नियॉन की मात्रा है दोस्तों 0.93%, 0.93%। और दोस्तों इसके पश्चात बात करें अगर हीलियम की, तो हीलियम है दोस्तों आपके 0.0005%, ये आपके हीलियम। ओजोन की बात करें दोस्तों तो ओजोन की मात्रा है दोस्तों आपके 0.00006%, इसकी ओजोन की दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा है दोस्तों आपके 0.00005%। मोस्ट है आपके दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। पिछली परीक्षाओं में कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, कंफ्यूजन मत होइएगा। 0.03% इसकी वायुमंडल में मात्रा है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0 के पश्चात एक ही जीरो, उसके पश्चात 3 है, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आप ऑप्शन आपके आएंगे 0.03, 0.003 या फिर 0.0003। तो ध्यान रखिएगा दशमलव के पश्चात एक ही जीरो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी गैस है। अब दोस्तों पार्थिव विकिरण की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है। अब हम सभी जानते हैं कि सूर्य से दोस्तों हमें ऊर्जा यानी ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों जब ये सूर्य की किरणें दोस्तों लघु तरंगों के रूप में आएंगी, किस रूप में आएंगी दोस्तों, लघु तरंगों के रूप में। जब ये हमारे वायुमंडल में आएगी तो दोस्तों सौर किरणों के लिए या सौर विकिरणों के लिए ये दोस्तों गुजरेगी आपके CO2 से। किससे गुजरेगी दोस्तों, CO2 से। तो दोस्तों CO2 से गुजरने पर सौर विकिरणों के लिए ये पारदर्शी होगी। पारदर्शी का अर्थ हुआ दोस्तों कि ये इन किरणों मतलब इस गैस से दोस्तों ये निकल जाएगी, लेकिन जब ये धरातल से टकराकर वापस जाएगी तब दोस्तों ये दीर्घ तरंगों के रूप में, किसमें, दीर्घ तरंगों के रूप में निकलेगी। और उसके लिए दोस्तों ये अपारदर्शी होगी, यानी ये किरणें, सौर विकिरण किरणें पुनः दोस्तों नहीं पहुंच पाएगी और इसी वायुमंडल में दोस्तों ये घूमती रहेगी।
और इसके कारण हमारे धरातल में दोस्तों ताप में वृद्धि होगी और धीरे धीरे दोस्तों ताप में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोस्तों आपके ग्रीन हाउस के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। और हमारे दोस्तों वायुमंडल में सभी गैसों की मात्रा तो दोस्तों समान है, लेकिन हमारे द्वारा यानी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे देखा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वी का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा और दोस्तों खतरनाक मुद्दा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि दोस्तों 47 डिग्री के लगभग दोस्तों तापमान अभी भी वर्तमान में चल रहा है और धीरे धीरे दोस्तों तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ होगा। पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी गैस कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों सौर विकिरण के लिए ये गैस होती है दोस्तों आपके पारदर्शी। और पार्थिव विकिरण के लिए क्या होती है? अपारदर्शी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन एक गैस है जो दोस्तों पृथ्वी की सतह से आपके 10 से 50 किलोमीटर के मध्य दोस्तों ये पाया जाता है। और दोस्तों ओजोन गैस दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और धीरे धीरे मानवीय क्रियाकलापों यानी हमारे द्वारा अनेक सी दोस्तों जैसे क्लोरोफ्लोरो आपके कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी दोस्तों मात्रा से इस ओजोन में दोस्तों धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जिसके कारण अनेक दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर पहुंच रही है और इसके पराबैंगनी किरणों के कारण अनेक रोग जैसे त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा कैंसर संबंधी रोग है, इससे दोस्तों ये होने की संभावना है। तो ओजोन में दोस्तों धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और ये आपके पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में होगी, यानी वायुमंडल की ऊंचाई में हम जाते हैं तो दोस्तों तापमान में क्या होगी? तो तापमान में दोस्तों क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। और दोस्तों इसी तापमान में कमी के कारण ही बादलों का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों धरातल पर वाष्पीकरण की हम सभी जानते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया से दोस्तों जल वाष्प बनता है। इन जल वाष्प से दोस्तों संघनन के कारण, इन जल वाष्प से दोस्तों तापमान में कमी के कारण और संघनन होने के कारण बादलों का निर्माण होता है और यही बादल दोस्तों पुनः वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों, विषुवत वर्तों से ध्रुवों की तरफ जाने से जल वाष्प की मात्रा में होती है। तो दोस्तों विषुवत वर्तों से ध्रुवों की तरफ जाने पर दोस्तों जल वाष्प की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। अब दोस्तों इसको इस माध्यम से समझिए। ये है दोस्तों आपके उत्तरी ध्रुव, ये है दोस्तों आपके दक्षिणी ध्रुव, ये आपकी भूमध्य या विषुवत रेखा। इसमें दोस्तों ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प में क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर विभिन्न मंडलों का सही क्रम है। अब दोस्तों हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की दोस्तों परतें पाई जाती है और दोस्तों इन परतों को तापमान की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? तापमान की स्थिति के आधार पर इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। अब दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा है कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, तो हमें धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, ये आपके हो गया दोस्तों धरातल। तो सबसे पहले परत आती है, ये आती है दोस्तों आपके शोभ मंडल, यानी 1 नंबर आएगा पहले। इसके पश्चात आती है दोस्तों आपके संताप मंडल, यानी 2 नंबर इसके पश्चात। इसके पश्चात दोस्तों आपके मध्य मंडल, यानी 3 नंबर इसके पश्चात। इसके पश्चात आपके आयन मंडल, यानी 4 नंबर। और इसके पश्चात आपके बहिमंडल, जो कि एक विस्तृत मंडल है।
तो ये आपका दोस्तों धरातल से क्रम होगा, यानी 1 2 3 4 और 5। ये किस ऑप्शन में है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन अ में। अब ऊपर से नीचे भी क्रम आपको पूछा जा सकता है, यानी धरातल की ओर, ऊपर से दोस्तों धरातल की ओर इनका क्रम क्या होगा? तो ये उल्टा हो जाएगा। बहिमंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर शोभ मंडल। हमें पूछा है दोस्तों धरातल से, तो धरातल से इसका क्रम शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन अ। और सबसे पहली परत पूछें कि धरातल के पश्चात सबसे पहली परत कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपके शोभ मंडल। और सबसे अंतिम परत पूछे तो ये आपके बहिमंडल। तो इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न है, शोभ मंडल का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप ट्रोपोस्फियर बात करें तो ये बना है दोस्तों आपके ट्रोपोज से। किससे बना है दोस्तों? ट्रोपोज से। अब दोस्तों इन इंग्लिश वर्ड को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब इसकी चर्चा दोस्तों हम पिछले प्रश्न में करते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आप इंग्लिश वर्ड से भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शोभ मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर। और दोस्तों समताप मंडल को कहा जाता है आपके स्ट्रेनोस्फियर। और दोस्तों मध्य मंडल की बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों मेसोस्फियर। और दोस्तों आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल को कहा जाता है दोस्तों आपके थर्मोस्फियर। और दोस्तों बहिमंडल की बात करें तो इसे कहा जाता है एक्सोस्फियर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको इंग्लिश वर्ड देके एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश वर्डों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, शोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को दोस्तों स्ट्रेनोस्फियर और मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को दोस्तों थर्मोस्फियर और बहिमंडल को कहते हैं दोस्तों आपके एक्सोस्फियर। तो इनको थोड़ा इंग्लिश वर्डों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हम पिछले पर्सन से यानी 7वें पर्सन से वापस 6ठे पर्सन की ओर आए, क्योंकि दोस्तों हमने इंग्लिश वर्डों की इसमें चर्चा की। और अगला पर्सन हमारे 7वां पर्सन दोस्तों ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर दोस्तों कौन सा? शोभ मंडल। तो इसका नामकरण किया गया दोस्तों टिजरेंस डी बोर्ट द्वारा। किसके द्वारा? टिजरेंस डी बोर्ट द्वारा। अब ट्रोपोस्फियर से दोस्तों ट्रोपोज जो आपके वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है मिश्रण या फिर विक्षोभ। जिसका अर्थ क्या होता है? मिश्रण या फिर विक्षोभ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शब्द पूछा जा सकता है कि ट्रोपोस्फियर शब्द किस भाषा का है? ग्रीक का। और इसका नामकरण टिजरेंस डी बोट द्वारा किया गया, जिसका अर्थ यानी ट्रोपोज का अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 8वां प्रश्न दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं यानी बादलों का निर्माण। अब दोस्तों मौसम संबंधी घटनाओं में बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात आदि की उत्पत्ति किस मंडल में होती है? तो ये होती है दोस्तों आपके शोभ मंडल में। किस में होती है दोस्तों? शोभ मंडल में। और इस मंडल को दोस्तों परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसको परिवर्तन मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है, यानी मौसम संबंधी घटनाएं होती है आपके शोभ मंडल में। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न और 9वां प्रश्न है दोस्तों सामान्यतः तापपतन दर में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी कमी होगी? तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी होगी। और दोस्तों फ़ारेनहाइट की बात करें तो प्रति 1000 फीट जाने पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दोस्तों तापमान में कमी होगी। तो ये है दोस्तों आपके ताप पतन की दर, जिसको हमने फ़ारेनहाइट की दृष्टि से और दोस्तों मीटर और यानी सेल्सियस की दृष्टि से भी देखा। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर
आपके 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी और 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर आपके 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न दोस्तों, शोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर की सीमा को कहते हैं। तो शोभ मंडल और दोस्तों जहाँ से समताप मंडल शुरू होगा उनके बीच की दोस्तों संक्रमण की सीमा को कहेंगे क्या? जो ऊपर वाली सीमा, जो इसके नीचे वाली सीमा होगी उसी नाम से यानी शोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन गैस उपस्थित होती है। तो दोस्तों बेहद ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ओजोन गैस कहाँ पर उपस्थित होती है दोस्तों? तो ये होती है आपके समताप मंडल में। क्या पर होती है दोस्तों? समताप मंडल में। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। अब दोस्तों यहाँ पर है धरातल आपके, ये हो गया धरातल। इसके पश्चात दोस्तों शोभ मंडल, इसके पश्चात कौन सा? शोभ मंडल। इसके पश्चात दोस्तों आपके ओजोन गैस। ओजोन दोस्तों कोई भी मंडल नहीं है, ये गैस का आवरण है जो आपके पाया जाता है दोस्तों समताप मंडल में, और ये आपके है समताप मंडल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बीच की संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपके समताप सीमा, यानी ये समताप सीमा और ये मध्य मंडल की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी नीचे वाले मंडल होगा उसी के दोस्तों बीच वाले नामकरण को उसी के नाम पर किया जाएगा, यानी ये समताप मंडल और मध्य मंडल की सीमा क्या कहलाएगी? आपके समताप सीमा। यानी ये अगर आपके मध्य मंडल है, इससे ऊपर जाएंगे तो दोस्तों कौन सा आएगा? आपके आयन मंडल। तो इनके बीच की सीमा क्या कहलाएगी? इसके नीचे वाले के नामकरण की, तो इसका क्या है? मध्य सीमा। और अगर ऊपर जाएंगे तो आपके आ जाएगा कौन सा? बहिमंडल। और बहिमंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा वही इसके नामकरण, नीचे का नामकरण आयन सीमा। तो हमें तो पूछा है दोस्तों समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा, तो ये समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपॉज। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निशादीप्त बादलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों निशादीप्त बादलों का निर्माण सामान्यतः होता है दोस्तों आपके समताप मंडल में। किसमें होता है दोस्तों? समताप मंडल में। इसे दोस्तों रात्रिचर, इसे रात्रिचर बादल भी कहते हैं। और दोस्तों वैसे तो दोस्तों अधिकतर बादलों का निर्माण किसमें होता है? शोभ मंडल में, लेकिन दोस्तों हमें निशादीप्त पूछा है तो ये होगा आपके समताप मंडल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 प्रश्न, विद्युत व चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। तो विद्युत व चुंबकीय घटनाएं होती है दोस्तों आपके आयन मंडल में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। इसमें भी दोस्तों 3 प्रकार की आपके लेयर पाई जाती है। इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले पाई जाती है दोस्तों आपकी डी लेयर। कौन सी दोस्तों? डी लेयर। और इसमें दोस्तों निम्न आवर्ती की तरंगें परावर्तित होती है। कौन सी दोस्तों? निम्न आवर्ती की। इसके पश्चात दोस्तों आपके ई लेयर। कौन सी लेयर? ई लेयर। इसमें मध्य आवर्ती की तरंगें परावर्तित होती है। और इसके पश्चात डी लेयर, और इसके पश्चात आपकी जी लेयर भी पाई जाती है। और डी लेयर में दोस्तों आपके उच्च आवर्ती की तरंगें परावर्तित होती है। तो दोस्तों डी लेयर, ई लेयर और दोस्तों यहाँ पे एफ लेयर है। ई के पश्चात दोस्तों एफ लेयर है। एफ लेयर में दोस्तों आपके उच्च आवर्ती की तरंगे, तो डी, ई, एफ और जी, ये तरंग, ये दोस्तों आपके लेयर भी आपके आयन मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। तो विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित कहाँ पर होती है? आयन मंडल में। इसमें भी दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। डी लेयर में निम्न आवर्ती की तरंगे, और ई लेयर में दोस्तों मध्य आवर्ती की, और एफ लेयर में आपके उच्च आवर्ती की तरंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 15वां प्रश्न, कैनली हेविसाइड परत का विस्तार किस लेयर में है? तो कैनली हेविसाइड परत का विस्तार हमने चर्चा की अभी। ये परतें सभी आपके एफ लेयर, ई लेयर और डी लेयर पाई जाती आपके दोस्तों आयन मंडल में। और दोस्तों हैंडली हेविसाइड परत का विस्तार है ई लेयर में। किसमें दोस्तों? ई लेयर में। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों एक और वॉन एलेन, वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट, वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट भी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये भी दोस्तों आपके ई लेयर में पाई जाती है।
और दोस्तों इसी परत में दोस्तों आपके एरोरा एरोरा बोरेलिस एरोरा दोस्तों बोरेलिस और एक एरोरा एरोरा एस्ट्रालिस, ये भी दोस्तों इसी परत में पाई जाती है। और ये तो होती है दोस्तों आपके उत्तरी ध्रुव में, और ये होती है दोस्तों आपकी दक्षिणी ध्रुव में। अब दोस्तों एरोरा का मतलब होता है दोस्तों प्रातःकाल। एरोरा का मतलब क्या होगा दोस्तों? प्रातःकाल। और बोरोलिस का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव, और इसमें होगा दोस्तों आपके दक्षिणी ध्रुव में। ये दोस्तों लाइट होती है। क्या होती है दोस्तों? लाइट, यानी एरोरा बोरेलिस और एरोला एस्ट्रालिस। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारे 16% दोस्तों सम मंडल में कौन से मंडल पाए जाते हैं? तो सम मंडल में दोस्तों सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ये उपयुक्त सभी होंगे। अब दोस्तों इन मंडल में ये सभी क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि इनमें गैसों की मात्रा इन सभी मंडलों में दोस्तों समान मात्रा में होती है। तो द ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले 17वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो दोस्तों कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, इसकी चर्चा दोस्तों हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। तो दोस्तों कौन सी गैस है आपके? ये है दोस्तों आपके नाइट्रोजन गैस। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। इसके पश्चात ऑक्सीजन का नंबर आता है। इसके पश्चात दोस्तों किसका नंबर आता है? इसके पश्चात आता है दोस्तों आपके आर्गन का नंबर, और इसके पश्चात आता है दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर, यानी 1 नंबर, फिर दोस्तों आपके 2 नंबर, ये हो गए 3 नंबर, और ये हो गई दोस्तों आपके 4 नंबर। तो ये 4 गैसें हैं दोस्तों ज़्यादा से कम मात्रा की ओर, यानी पहले नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली गैस है वो आपके नाइट्रोजन। इसकी भी दोस्तों हमने पहले प्रश्न में चर्चा की थी। 78.8% ये मात्रा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। चलते हैं हम अगले 18वें प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मंडल कौन सा होगा दोस्तों आपके? ये होगा दोस्तों आपके सौभ मंडल, क्योंकि मौसमीय जो भी क्रियाएं होती है वो कहाँ पर होती है आपके? ये होती है दोस्तों सौभ मंडल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों समुद्री नमक पराग राख धुएं की कालिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है दोस्तों आपके धूल कण से। तो स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो ये हो जाती है दोस्तों आपके 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न दोस्तों हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज दोस्तों किस मंडल में उड़ते हैं? ये उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। और ये मंडल दोस्तों किसके पश्चात आता है? ये मंडल दोस्तों आपके आता है सौभ मंडल के पश्चात। सौभ मंडल के पश्चात दोस्तों कौन सा? समताप मंडल। और इसी मंडल में आपके हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ये सभी उड़ते हैं। तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपके बनता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1013.25 मिलीबार। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों ओजोन परत की खोज किसने की? तो ओजोन परत की खोज दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? ये की गई दोस्तों फेब्री चार्ल्स व हेनरी बुसोन द्वारा। और ये की गई दोस्तों 1913 में। कब की गई दोस्तों? 1913 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये ओजोन परत की खोज है, लेकिन दोस्तों ओजोन छिद्र की खोज, ओजोन दोस्तों छिद्र की खोज आपके अंटार्कटिका पर। कहाँ पर दोस्तों? अंटार्कटिका पर वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों 1985 में छिद्र की खोज की गई थी। पता लगाया गया था दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा कि इस परत में धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जो कि बेहद घातक है। और दोस्तों
एक और इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हमें इस प्रश्न का पूछा है कि ओजोन परत की खोज, तो ओजोन परत की फैब्रिक चार्ल्स हेनरी बोसोन द्वारा की गई। और ओजोन छिद्र की खोज दोस्तों आपके 1985 में हुई थी अंटार्कटिका पर, लेकिन दोस्तों ओजोन की खोज 1913 में ही हो चुकी थी। और ये खोज आपके फैब्रिक चार्ल्स वो हेनरी बोसोन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 24% की ओर। 24% दोस्तों वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत है। तो वायुमंडल की दोस्तों सबसे विस्तृत परत आपकी अंतिम परत वायुमंडल है। कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल। तो स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 25% की ओर दोस्तों। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। धीरे धीरे दोस्तों हमारे वायुमंडल में बाकी गैसों की मात्रा तो दोस्तों आपके समान है, लेकिन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण दोस्तों आपके धरती का तापमान भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, और जो कि एक बड़ा मुद्दा है और बेहद ही घातक है दोस्तों मानव जीवन के लिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये था दोस्तों आपके आज का अंतिम प्रश्न। और दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसमें दोस्तों हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और दोस्तों आपके लगभग इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न बनने की संभावना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।